गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो इस क्लास में हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो ये सबसे पहला चैप्टर है, इसमें देख लेते हैं प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ अच्छा, प्राचीन इतिहास जानने के जो स्रोत होते हैं वो देखो कौन कौन से होते हैं। पुरातात्विक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं और विदेशी यात्रियों का जो विवरण होता है वो होता है प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोतों में। तो सबसे पहले देख लेते हैं पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। प्राचीन वस्तुओं या इमारतों के अवशेषों का अध्ययन जो होता है उसको पुरातत्व शास्त्र बोलते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो पितामह है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं। अभिलेख या शिलालेख देख लेते हैं। अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख और शिलालेख और उनका जो विषय है उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये बोगजकोई जो अभिलेख है 1400 ईसा पूर्व का है, जिसका जो विषय है उसमें जो लिखा गया है वो किसके बारे में है। देखो, इंद्र के बारे में, मित्र के बारे में, वरुण और नाशत्य का उल्लेख है इसमें। आर्यों के पूर्व की ओर मतलब ईरान से आने का इसमें साक्ष्य दिया गया है जो बोगजकोई अभिलेख है। ठीक है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख, इसमें अशोक के नाम का स्पष्ट अभिलेख है। समुद्रगुप्त की प्रयाग जो प्रशस्ति है वो राजकवि हरिश्चंद्र द्वारा उत्कीर्ण है। एरण अभिलेख, सती प्रथा का प्रथम लिखित जो साक्ष्य है, इसका शासक भानुगुप्त था। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किसमें मिला है? एरण अभिलेख में मिला है। भीतरी अभिलेख देखिए, भीतरी अभिलेख क्या है? सबसे पहले भारत पर हूणों का जो आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी के बारे में भीतरी अभिलेख में, स्तंभलेख में लिखा गया है। समुद्रगुप्त उस टाइम पे शासक थे इंडिया के। सिक्के देख लेते हैं। सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसको मुद्रा शास्त्र बोलते हैं, या इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। प्राचीन जो सिक्के थे वो जो रहते थे वो आहत टाइप के सिक्के थे जो पंचमार्क टाइप के थे, केवल उनमें चिन्ह होते थे। पहले जो स्वर्ण सिक्के थे हिंद यूनानी थे, हिंद यूनानी शासकों द्वारा चलाए गए थे सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के थे। अच्छा, सबसे अधिक सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों द्वारा चलाई गई थी। सर्वाधिक जो शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं थी वो कुषाणों द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, अगर सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं के बारे में पूछता है तो गुप्तों द्वारा, और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं के बारे में पूछता है तो कुषाणों द्वारा। एक नोट देख लेते हैं, समुद्रगुप्त का जो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रण किया गया है। ठीक है। स्मारक भवन या गुफा देख लेते हैं। इमारतों के अवशेष आदि का अध्ययन इनमें किया जाता है। कुम्हार पटना से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष इसमें मिले हैं। कुम्हार जो पटना में है उसे चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया गया था। कौन कौन सी? सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व झोंपड़ी और लोमश। ठीक है। ये जो झोंपड़ियाँ थीं, ये जो गुफाएं थीं वो आजीविकों को प्रदत्त थीं। ठीक है। मूर्तियाँ और चित्रकला देख लेते हैं। कुषाण काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया था। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियाँ गांधार शैली में हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र 1ली शताब्दी ईस्वी से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हैं। ठीक है। दशरथ द्वारा नागार्जुनी पहाड़ियों में गुफा निर्माण किया गया था। और गुफा निर्माण कौन कौन सा था? देखो, गोपी थी, वेदायिका थी और कपिया की गुफा थी। ये सभी किसको प्रदत्त थी? आजीविकों को प्रदत्त थी। ठीक है। साहित्यिक साक्ष्य या स्रोत देख लेते हैं। धार्मिक साहित्य देख लेते हैं। वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, पुराण हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं। ये सभी क्या हैं? धार्मिक साहित्य हैं जो साहित्यिक स्रोत की श्रेणी में आते हैं। एक नोट देख लेते हैं, जो बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से थे? त्रिपिटक हो गए, जातक हो गए, दीपवंश हो गए, महावंश हो गए आदि। ठीक है। से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जो बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, जातक, दीपवंश, महावंश, इनसे किसकी जानकारी प्राप्त होती है? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में परशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र, महाजनपदों की चर्चा इसमें मिलती है। जो भगवती सूत्र है उसमें महाजनपदों की चर्चा मिलती है। मिलिंद पन्हो से यवन शासक मेनांडर की जानकारी प्राप्त होती है।
वेद देखो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद गीत रूप मंत्रों का संग्रह है। संगीत का प्रथम साक्ष्य सामवेद से ही प्राप्त होता है। यजुर्वेद यज्ञ अनुष्ठान के नियम उसमें बताए गए हैं, कर्मकांड प्रधान है ये यजुर्वेद। अथर्ववेद में तंत्र और मंत्रों का संग्रह है। प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य देख लेते हैं। देखो एक तरफ ये ग्रंथ, ये रचनाकार और उसकी जानकारी या विषय किसके बारे में है वो ग्रंथ, ये देख लेते हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। इसमें संस्कृत व्याकरण का ये पहला ग्रंथ है और पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का इसमें चित्रण किया गया है। अर्थशास्त्र देख लेते हैं। इसका रचनाकार कौटिल्य हैं। मौर्यकालीन राज व्यवस्था का चित्रण है और राजकीय व्यवस्था पर लिखित प्रथम ये पुस्तक भी है। राजतरंगिणी देख लेते हैं। ये कल्हण द्वारा रचित है। कश्मीर के इतिहास का इसमें वर्णन किया गया है। महाभाष्य देख लेते हैं। ये पतंजलि का लिखा हुआ है और मौर्योत्तरकालीन व्यवस्था की इसमें जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत देख लेते हैं। सबसे पहले यूनानी यात्री देख लेते हैं, फिर चीनी यात्री देखेंगे, उसके बाद अरबी यात्री देखेंगे। तो यूनानी यात्रियों में हेरोडोटस सबसे पहला हेरोडोटस है, जिसको इतिहास का पिता के नाम से भी जाना जाता है। यूनानी इतिहासकार था ये। इन्होंने अपनी रचनाओं में कल्पित कहानियों को स्थान दिया है। उसके बाद देखिए टेसियस, ये ईरान का राजवैद्य था। फिर उसके बाद मेगास्थनीज, इंडिका की रचना इसने करी है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये। सेल्यूकस का राजदूत था। मौर्यकालीन समाज तथा राज्य व्यवस्था का वर्णन इसने किया है मेगास्थनीज ने इंडिका में। टोलेमी देख लेते हैं। टोलेमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना करी है। प्लाइनी देख लेते हैं। नेचुरल हिस्ट्री की रचना करी है 1ली सदी में। पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके लेखक अज्ञात हैं। इसमें क्या वर्णन है, देखो भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी यात्री देख लेते हैं। अभी सबसे पहले फायान देख लेते हैं। फायान कब आया था, 402 ईस्वी में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था ये। 14 वर्षों तक भारत में रहता है फायान। शुंगयुन देख लेते हैं। 518 ईस्वी में भारत आया था। 3 वर्षों में बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां एकत्र करी थी इसने। वेनसांग देख लेते हैं। इसने इसकी जो पुस्तक थी सीयू की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था। 630 ईस्वी में भारत आया था और 15 वर्ष तक रहा था। हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है। इत सिंह देख लेते हैं। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा भारतीय समाज का वर्णन करता है। अब अरबी देख लेते हैं। अरबी जो विदेशी यात्री थे उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला अलबरूनी है। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था 1017 ईस्वी में। ठीक है। आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का निवासी था ये। रचना इसकी किताबुल हिंद या तहकीक हिंद है। इब्न बतूता देख लेते हैं। यात्रा वृत्तांत रेहला है इसका। 1333 ईस्वी में भारत आया था इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था इसको, इब्न बतूता को। अन्य लेखक देख लेते हैं। तारानाथ हैं 1575 से 1634 ईस्वी तक। तिब्बती लेखक देख लेते हैं। ये तारानाथ जो थे वो तिब्बती लेखक थे। ठीक है। ग्रंथ इनका क्या था, कंग्योर तथा कंग्योर एंड तंग्योर इनका ग्रंथ था तारानाथ का। मार्को पोलो देख लेते हैं। 13वीं शताब्दी के अंत में 1288 से 1292 ईस्वी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। विवरण जो है इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। चैप्टर 2 देख लें तो भारतीय इतिहास का काल विभाजन देख लेते हैं। भारतीय इतिहास का जो काल विभाजन है इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखो प्रागैतिहासिक काल किसको बोलते हैं, जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और मानव जीवन पूर्णतः सभ्य नहीं था इसमें। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य इसमें उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कांस्य युग भी इसको कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल क्या है, लिखित साक्ष्य या साक्ष्यों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का जो काल है उसको ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है।
सबसे पहले देख लेते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एंड नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो काल है उसको 5 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व की उसमें आता है वो। और पुरापाषाण काल को भी देखो 3 भागों में बांट सकते हैं, निम्न पुरापाषाण काल या फिर शल्क संस्कृति बोलते हैं इसको, मध्यपाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल या फिर फलक संस्कृति बोलते हैं, उच्च पुरापाषाण काल या फिर शल्क फलक संस्कृति। शल्क और फलक दोनों मिल जाते हैं इसमें, शल्क और फलक संस्कृति। अभी देखो निम्न पुरापाषाण काल का जो साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, देखो सोहन घाटी है, बेलन घाटी है। और जो मध्य पुरापाषाण काल है उसका जो साइट्स हैं वो सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी। उच्च पुरापाषाण काल जो शल्क फलक संस्कृति थी वो देखो बेलन घाटी में है, मध्य भारत में है, छोटा नागपुर घाटी में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मतलब बीसी और एडी के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम जीरो को अगर माने तो जीरो ईसा मसीह का जन्म, जीरो से पहले का जो समय है वो ईसा पूर्व बोलते हैं इसको, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। और एडी जो होता है वो जीरो के बाद का समय, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईडी में डिफाइन करते हैं। पुरापाषाण काल की अवस्थाएं देख लेते हैं। पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एंड उत्तर पुरापाषाण काल। पूर्व पुरापाषाण काल जो है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 50,000 ईसा पूर्व तक था। इसमें कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, हैंड एक्स का यूज किया जाता था। विदारणी जिसको क्लीवर भी बोलते हैं और खंडक या चॉपर का प्रयोग इसमें किया जाता था। मध्य पुरापाषाण काल जो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व का समय था, उसमें फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी का प्रयोग होता था। उत्तर पुरापाषाण काल जो 40,000 से लेकर 60,000 ईसा पूर्व था, उसमें शल्कों, फलकों, तक्षणियों और खुरचनी का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। पाषाण काल मतलब जब मानव केवल पाषाण का यूज करता था, वो पाषाण काल की श्रेणी में है। ठीक है, पूर्व पुरापाषाण कालीन जो स्थल है जिसका समय 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व था, उसके स्थल देख लेते हैं। देखो सोहन या सोहन नदी घाटी, ये जो है कहाँ पे है, सोहन है, सोहन नदी घाटी पंजाब में है जो अभी पाकिस्तान का पार्ट है। बेलन घाटी ये मिर्ज़ापुर में है उत्तर प्रदेश में। डीडवाना राजस्थान में है। भीमबेटका भोपाल में है मध्य प्रदेश में। ये हो गए आपके पूर्व पुरापाषाणकालीन स्थल। बाकी और कुछ स्थल देख लेते हैं जो पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। नेवासा महाराष्ट्र में है। हुंसगी कर्नाटक में है। पहलगांव कश्मीर में है। पटने सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग के साक्ष्य जो हैं वो इसमें मिले हैं, महाराष्ट्र में है ये। पूर्व पुरापाषाण काल की अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। मध्य पुरापाषाण काल देख लेते हैं। सरल बाटिकास्म उद्योग प्रचलित थे। इसमें पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण होता था। शिल्प सामग्री नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के किनारे उपस्थित थी। उत्तर पुरापाषाण काल देख लेते हैं। आर्द्रता कम हो गई थी, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म था और चकमक उद्योग की स्थापना हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल देख लेते हैं। अभी 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक आग का इसमें आविष्कार हो गया था। इसके महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं। आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है और बागोड़ जो राजस्थान में है, ये दोनों मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के मध्य का जो संक्रमण काल था वो मध्य पाषाण काल था। 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच था जो। इसमें मुख्यतः आखेटक और पशुपालक हुआ करते थे। गर्म जलवायु के परिणामस्वरूप वनस्पतियों और जीवों में वृद्धि हो जाती है। ऐंशिक पशुओं का पालतू बनाया गया था। सबसे पहला पालतू पशु जो था वो कुत्ता था। पत्थर के बहुत छोटे औजारों माइक्रोलिथ का उसमें प्रयोग होता था। नवपाषाण काल देख लेते हैं जो 6,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व था। पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष्य इसमें मिले हैं। कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले हैं जो 8,000 BC के आसपास तक के हैं, प्राचीनतम हैं ये। गेहूं जौ सबसे प्राचीन थे और कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं।
इसमें जो लोग थे वो खाद्य उत्पादक थे। घरों के साक्ष्य इसमें मिले हैं। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही होता है। कश्मीर घाटी देख लेते हैं। हड्डियों के बने उपकरण और हथियार मिले हैं यहाँ पे। कश्मीर घाटी में कौन कौन सी जगह पे? बुर्जहोम और गुफफराल। बुर्जहोम का देख लेते हैं। ये श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम में है। इंसानों के साथ पालतू कुत्तों के शवाधान भी बुर्जहोम में मिले हैं। कुम्हारों की गुफा है। गुफफराल जो है श्रीनगर के 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। कृषि और पशुपालन यहाँ पे लोग करते थे। नवपाषाणकालीन स्थल देख लेते हैं। बेलन घाटी, ये कुल्डी हवा में है इलाहाबाद के। प्रयागराज उत्तर प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश। चिरांद बिहार। संगनकल्लू ब्रह्मगिरी। पिकलीहल हल्लूर कर्नाटक में है। बूढ़ीहाल कर्नाटक में है। उत्तनूर तेलंगाना में है। सबसे प्राचीन स्थल है उत्तनूर जो है नवपाषाणकालीन। नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, बेलन घाटी जो है सबसे पहले 700 ईसा पूर्व इसमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। प्रयागराज में चावल की खेती होती थी। भीमबेटका में चट्टानों में चित्रकला मानवों के चित्र मिले हैं। चिरांद बिहार में हड्डियों के उपकरण मिले हैं। संगनकल्लू ब्रह्मगिरी और पिक्कीहल और हलूर जो है इसमें बाजरा की खेती होती थी। बूढ़ेहाल कर्नाटक। उत्तनूर तेलंगाना सबसे प्राचीन स्थल जो है। और नागार्जुन कोंडा भीमा कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के पास ये साइट्स थी जो नवपाषाण कालीन थी। ठीक है। उसके बाद में देखो नवपाषाण काल के बाद में आ गया ताम्रयुग या फिर इसको बोलते हैं चालकोलिथिक एज। देखो मानवों द्वारा पहली धातु की जो खेज थी वो तांबा ही थी। तांबा और पत्थरों का साथ साथ प्रयोग होता था चालकोलिथिक एज में। ग्रामीण समुदाय थे इसमें। तांबा सबसे ज़्यादा देखो कहाँ पे है? खेतड़ी जो राजस्थान की खान थी और मलजखंड मध्य प्रदेश में, यहाँ पे तांबा सबसे ज़्यादा है पाया जाता था। प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ देख लेते हैं। संस्कृति और ये क्षेत्र देख लेते हैं। आहार संस्कृति धातु कर्म का इनको ज्ञान था। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र से संबंधित थी। कायथा संस्कृति चंबल नदी का क्षेत्र है। रंगपुर संस्कृति गुजरात का तटीय क्षेत्र है। मालवा संस्कृति नर्मदा नदी का क्षेत्र है। जौरवे संस्कृति महाराष्ट्र का दैमाबाद व इनाम गांव है। जो जौरवे संस्कृति है सबसे बड़ी साइट है ये इसकी चालकोलिथिक पीरियड की। ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल देख लेते हैं। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो चिरांद जो गंगा नदी के किनारे पर है। वर्तमान में मिदनापुर पश्चिम बंगाल में है ये। मध्य भारत की बात करें तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल मालवा कायथा और एरन में थे। महाराष्ट्र में जोरवे नेवासा और दैमाबाद तथा चंदौली सोनगांव इनामगांव प्रकाश और नासिक। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो आहार सबसे पहला और गिलोंद। ठीक है। तीसरा चैप्टर देख लेते हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है ये। कांस्य युग से संबंधित है। मेसोपोटामिया मिस्र और चीनी सभ्यता का समकालीन है। प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था थी इधर। जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण हड़प्पा सभ्यता का नाम रखा गया था। दयाराम साहनी द्वारा बृहद नगरीय ढांचे की खोज करी गई थी। रेडियो डेटिंग C14 पद्धति द्वारा काल का जो समय है इसका जो टाइम है वो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। अच्छा, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के हिसाब से जो सबसे लास्ट वाले जो सब हड़प्पा सभ्यता के केंद्र थे उनके बारे में देख लेते हैं। पूर्व में जो था उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी पर बना हुआ आलमगीरपुर है जो मेरठ के पास में है। अगर पश्चिम की बात करें तो बलूचिस्तान में बना हुआ है सुतका गैंडोर दास्क नदी के किनारे पर है। अगर उत्तर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मांडा है जो अखनूर ज़िले में है चिनाब नदी पर बना हुआ है। ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है दोस्तों। दक्षिण में देख लेते हैं। दक्षिण में दायमाबाद है अहिल्यानगर में बना हुआ है नर्मदा नदी के किनारे पर है दायमाबाद। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता उसके प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता वर्ष नदी स्थिति एवं प्राप्त साक्ष्य देख लेते हैं। देखो सबसे प्रमुख जो स्थल है वो हड़प्पा है। उत्खननकर्ता इसके दयाराम साहनी हैं। वर्ष 1921 में इसका उत्खनन हुआ था। रावी के बाएं किनारे पर ये बना हुआ है।
स्थिति इसकी साहिवाल पाकिस्तान में है सबसे ज़्यादा। इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मोहरों पर एक संगी पशु, कांसे की इक्का गाड़ी, अन्नागार, शंख का बैल, कब्रिस्तान, R37, मातृ देवी की मूर्ति, ये सब हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का देख लेते हैं। राखलदास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था 1922 में। सिंधु के दाहिने किनारे पर स्थित है। लरकाना पाकिस्तान में स्थिति है इसकी अभी। मोहनजोदड़ो से देखो क्या क्या मिला है। मृतकों का टीला, 3 मुख वाले देवता, पशुपति की सील भी उसी की बनी हुई है। नर्तकी, त्रिभंगा मुद्रा की कांस्य मूर्ति, विशाल अन्नागार एवं स्नानागार, सूती वस्त्र, दाढ़ी वाला पुरुष, सैलकड़ी का बना हुआ है, ये प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। चन्नूदड़ो से देखो एम जी मजूमदार ने इसकी उत्खनन किया था 1931 में। सिंधु नदी पर है ये। सिंध जो है पाकिस्तान में है अभी। मन के बनाने के कारखाने, लिपस्टिक का साक्ष्य, मिट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है चन्नूदड़ो से। कालीबंगा देख लेते हैं। अमलानंद घोष ने इसकी उत्खनन किया है 1951 में। घग्गर जो सरस्वती नदी थी उस पर बसी हुई थी ये सभ्यता। श्री गंगानगर राजस्थान का जो पार्ट है श्री गंगानगर वहाँ पे है स्थिति इसकी। जुते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नक्काशीदार ईंट, काले कंगन, हर घर में कुआं, अग्निवेदिका तो जो हवन कुंड होता है ना दोस्तों, उसी को अग्निवेदिका बोलते हैं। पक्की मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ है। कोट दीची देख लेते हैं। फजल अहमद ने इसका उत्खनन 1953 में किया था। सिंधु नदी पर बना हुआ है। खैरपुर पाकिस्तान में अभी इसकी स्थिति है। पत्थर के वाणाग्न, गहनों का जखीरा, पत्थर की नींव वाले घर और गर्तवास यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रंगपुर जो रंग रहा है इसका उत्खनन रंगनाथ राव ने किया था 1953 से 54 तक। इसकी जो नदी है वो मादर है। स्थिति इसकी काठियावाड़ गुजरात में है। रंगपुर की धान की भूसी यहाँ से मिली है। गेहूं की खेती, घोड़े की मृणमूर्ति, कच्ची ईंटों का दुर्ग यहाँ से प्राप्त हुआ है। रोपड़ देख लेते हैं। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-56 में इसकी उत्खनन किया था। सतलज नदी पर इसकी प्राप्ति हुई है। रोपड़ पंजाब में इसकी स्थिति है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त हुआ है। तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। लोथल देख लेते हैं। रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन 1955 से 63 में किया था। भोगवा नदी के किनारे पर अहमदाबाद गुजरात में इसकी स्थिति है। प्राकृतिक बंदरगाह जो डॉकयार्ड बना हुआ है यहाँ पे। जहाज बनाने का सामान, हाथी दांत का पैमाना, युग्म समाधान, चावल के दाने, खिलौना, आग की वेदी, टेराकोटा जहाज, ये सभी लोथल से प्राप्त हुए हैं। बनावली से देख लेते हैं इसकी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी 1974 में उत्खनन किया। सरस्वती नदी के किनारे, हिसार हरियाणा में है ये। मिट्टी से बना हल्का खिलौना, जौ, स्वर्णपट्ट, मिट्टी के मनके, मछली पकड़ने की बंसी, ये सब प्राप्त हुए हैं यहाँ से। नोट देख लेते हैं। एक हरियाणा का जो हिसार का राखी गढ़ी है अब तक का सबसे बड़ा उत्खनित हड़प्पा सभ्यता स्थल है। इसके बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का स्थान है। राखी गढ़ी सबसे बड़ा है, फिर मोहनजोदड़ो है, उसके बाद हड़प्पा। नगरीय योजना देख लेते हैं। नगरीय अवशेष निर्माण में एक रूपता है। इसमें 2 भागों में विभाजित किया गया था, ऊपरी भाग और निम्न भाग। ऊपरी भाग दुर्गीकृत था, निम्न भाग छोटे भवन हुआ करते थे। जो दुर्गीकृत भाग था वो राजकीय इमारतें, दुर्गीकृत जो भाग था वो उसमें राजकीय इमारतें होती थीं और खाद्य भंडार गृह होते थे, जहाँ राजाओं का ज़्यादातर निवास होता था और अच्छे अच्छे मंत्रियों का। भवन निर्माण में ग्रिड पद्धति का यूज हुआ था। ग्रिड पद्धति क्या थी? सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। भवन निर्माण के लिए मकानों की खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थीं। लोथल लेकिन इसका अपवाद था। भवन निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। जल निकास प्रणाली मुख्य विशेषता थी इसकी। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार एवं अन्नागार प्राप्त हुए हैं। अन्नागार मतलब अन्न की कोठरी के साथ प्राप्त हुए हैं। अन्नागार की अगर बात करें तो हड़प्पा के अन्नागार 6-6 की पंक्तियों में हैं। कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं।
आयातित वस्तुएं देख लेते हैं हम। वस्तुएं और स्थल कहाँ से हम आयात करते थे। सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान से, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से, शीशा राजस्थान ईरान और अफगानिस्तान से, टिन मध्य एशिया अफगानिस्तान से, लजवर्त मणि बदख्शां अफगानिस्तान से, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात से, गोमेद सौराष्ट्र गुजरात से। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था, 2 भाग ध्रुवीकृत थे धौलावीरा के। सामाजिक जीवन देख लेते हैं। हड़प्पा काल का मुख्य आधार इसका परिवार था। मात्र सत्तात्मक समाज था। व्यवस्था के आधार पर 4 वर्ग थे। पुरोहित वर्ग जो विद्वान हुआ करते थे, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग। शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रचलित थे। गेहूं, जौ, तिल, दालें मुख्य खाद्यान्न थे। मछली पकड़ना और शिकार करना दैनिक क्रियाकलाप थे। स्त्री पुरुष दोनों में आभूषणों के प्रति आकर्षण था। आभूषण क्या है? मन का निर्माण फैक्ट्री चंदोड़ों में थी। सोने, चांदी, हाथीदांत सीपियों से निर्मित हुआ करते थे। लघु मृण मूर्तियाँ टेराकोटा की बनी हुई रहती थी, पक्की मिट्टी से। टेराकोटा जो पक्की मिट्टी होती थी उससे फिगरेन मूर्तिकाएँ थीं। खिलौने या पूज्य प्रतिमाएं, नारी मृण मूर्तियाँ अधिक थीं। धार्मिक जीवन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का रूढ़ियों एवं कर्मकांडों को महत्व दिया जाता था। मातृशक्ति में विश्वास था। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की उत्कीर्ण मूर्ति प्राप्त हुई है। कुबड़ वाला बैल था श्रृंग युक्त पशु, पवित्र पशु माने जाते थे। लिंग पूजा प्रचलित थी। अग्निकुंड और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। धरती को उर्वरता की देवी को डेजिग्नेट करने के लिए। स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ थीं। पूर्ण समाधिकरण अधिक प्रचलित था, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ट्रिक देख लेते हैं। एक पशुपति मुहर पर जो उत्कीर्ण पशु हैं उनको याद करने की डर्ट बी है, DERT-B। D फॉर डियर या हिरण, ठीक है। E फॉर एलिफेंट हाथी, R फॉर राइनो एक सींग वाला गेंडा, T फॉर टाइगर बाघ और B फॉर बफेलो भैंस। ये सब पशुपति मुहर की पर उत्कीर्ण हैं। 5 चीज़ें हैं, डर्ट बी से याद रख सकते हो, DERT-B। D फॉर डियर, E फॉर एलिफेंट, R फॉर राइनो, T फॉर टाइगर, B फॉर बफेलो। कृषि देखो, 9 फसलों की पहचान हुई है इस काल में। गेहूँ, जौ, कपास, कपास को सिंडोन बोलते थे यूनानी लोग। मटर, लहसुन, मेहंदी, अंगूर, तरबूज आदि, ठीक है। चावल की खेती रंगपुर और लोथल में। कृषि में हल्का प्रयोग प्रमाण जहाँ पे कालीबंगा मिले हल्के प्रयोग के। सिंचाई देख लेते हैं। व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली का प्रमाण नहीं है। जल संग्रह हेतु बांधों का निर्माण धौलावीरा में हो रखा था। पशुपालन, बकरी, भैंस, सूअर, गधे के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े का प्रमाण सुतका गंडोर में इसका प्रमाण मिला है घोड़े का। विनिमय प्रणाली माप, वस्तु विनिमय का प्रचलन था। माप हेतु दशमलव प्रणाली, लोथल से हाथीदांत का पैमाना मिला है। तौल हेतु द्विभाजन प्रणाली 16 के अनुपात में होती थी। मुहरें या गोदीवाड़ा सेलखड़ी से निर्मित है, ठीक है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं। लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लिपि तथा लेखन कला देख लेते हैं। चित्राक्षर लिपि थी। 64 मूल चिन्ह थे इसमें। 250 से लेकर 400 तक चित्राक्षर या पिक्टोग्राफ बने हुए हैं। अंकन जो है सेलखड़ी की आयताकार मुहरों पर है इसका। लिखावट प्राय दाईं से बाईं ओर थी। बोस्टोफेडन लिपि सबसे अधिक प्रयोग यू आकार, सबसे अधिक जो प्रयोग है बोस्टोफेडन लिपि में यू आकार का हुआ है। सबसे अधिक प्रचलित चिन्ह मछली है। पतन के संदर्भ में विभिन्न मत हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है, विद्वान और उनका मत देख लेते हैं। गार्डन चाइल्ड और व्हीलन ने बोला बाह्य और आर्यों का आक्रमण की वजह से सभ्यता का डिक्लाइन हुआ। जॉन मार्शल, मैके और राव ने बोला बाढ़ की वजह से इसका डिक्लाइन हुआ। R.L. स्टाइन, A.N. घोष इन्होंने जलवायु परिवर्तन को इसका कारण माना। M.R. साहनी ने भूगर्भिक परिवर्तन माना। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता मानी। K.A.R. कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा इसका पतन का कारण माना। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम यहाँ तक करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।